Hello students, welcome back to our YouTube channel Rahul Bharat. तो आज का प्रोग्राम फिर से एक बार चेक योर स्किल। जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। अभी तक हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर क्लास की। आज हम लोग इसका टेस्ट लेने जा रहे हैं। देने नहीं जा रहे हैं, आपका टेस्ट लेने जा रहे हैं। क्या आपने इस चैप्टर में क्या सीखा, कितने क्वेश्चन अभी आप राइट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के स्लोगन के साथ कि जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। तो वापस चलते हैं एक क्वेश्चन की दुनिया में। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अ मल्टीपोलर न्यूरॉन्स has many axons, a single dendrites, many dendrites and single axons, a single axon and a single dendrites, many axons and many dendrites. आंसर करें बेटा, बहुत इजी सवाल, जल्दी से आंसर करें। देखिए एक मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होता है बेटा, वो इस तरीके से आपको दिखेगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में आपको पढ़ाया गया था बहुधुरी तंत्रिका इस तरीके से, ऐसे याद आया कुछ आपको। कई सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन्स होता है। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको? कई एक्सॉन्स एक डेंड्राइट्स नहीं हो सकता, कई डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो पहले सवाल का बेटा सही आंसर होगा बी, मैनी डेंड्राइट्स एंड सिंगल एक्सॉन्स। चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 2 की। सभी लोग आंसर किया करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, द फोल्डेड लेयर ऑफ सेल्स दैट covers the cerebral hemisphere is called white matter, cerebral cortex, corpus callosum, cerebral medulla। वह तयदार कोशिकाओं की परत जो मस्तिष्क के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ढकती है, इसे हम कहते हैं व्हाइट मैटर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस कैलोसम, सेरिब्रल मेडुला। ये मस्तिष्क के स्ट्रक्चर से, सीएनएस के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं बेटा। देखो इसको सॉल्यूशन एक बार दोबारा से देखो। यहां पर मैंने आपको बताया था कल कि जो ब्रेन होता है वो इस तरीके से दो, इसमें सेरिब्रल एक फिशर होती है और एक फिशर के बाद यहां पर ये इस तरीके से सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको दिखाई देते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में दो पार्ट आपको बताए गए थे कि बाहर वाला ये अत्यंत कुंडलित पार्ट इसका जो होता है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य के द्वारा इस प्रकार से बाहर की ओर दिखाई देता है। तो ये है हमारा ग्रे मैटर, या बेटा इसको ग्रे मैटर के साथ साथ हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। चलिए अपन देखते हैं कोई ऑप्शन है हमारे पास ऐसा। बिल्कुल ऑप्शन है हमारे पास कि ब्रेन की जो फोल्डेड लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर का पार्ट जो इसमें दिख रहा है, यहाँ पर सारे एक्सॉन्स होते हैं। ग्रे मैटर जो होता है ये बेटा साइटोन से मिलकर के बना होता है, उसमें निसिल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके कारण इसका रंग धूसर या ग्रे हो जाता है। और ये बाहरी क्षेत्र है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर वाला पार्ट जो होता है वो एक्सॉन से मिलकर के बना होता है और एक्सॉन्स पर व्हाइट कलर की माइलिन शीट पाई जाती है, इसलिए इनर पार्ट इसका क्या कहलाता है?
इसका इनर पार्ट कहलाता है व्हाइट मैटर। ये कल की क्लास में आपको मैंने बोला था। चलिए बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। मेडुला। मेडुला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा की अगर बात करें, केवल मेडुला लिखा हुआ है। अच्छा, मेडुला कंटेन्स द सेंटर हॉर्न, बिल्कुल सही। मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क का सबसे आखिरी पार्ट था। आपको याद होगा किस तरीके से मैंने लिखा था, एक तरफ पॉन्स था, एक तरफ सेरिब्रम था, और इसके बाद नीचे वाला हिस्सा जो ब्रेन का था ये मेडुला था, और मेडुला आगे चल करके स्पाइनल कॉर्ड में इस तरीके से ऐसे। तो ये जो सबसे हिंडेस्ट पार्ट था इसको मेडुला बोला गया था। पूरा इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। इस मेडुला ऑब्लिंगेटा और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये मैंने आपको हिंट्स दिया है कि हम मस्तिष्क के किस पार्ट की बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि मेडुला में किस किस के लिए सेंटर होता है, श्वसन के लिए, हृदय संबंधी रिफ्लेक्स के लिए, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए, या उपरोक्त सभी। रिस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ऑल ऑफ देम। एनसीईआरटी की लाइन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करें बेटा, जल्दी से बात करें, जल्दी से बात करें बेटा यहां पर। तो बेटा मेडुला ऑब्लिंगेटा की अगर बात की जाए तो इसमें ब्रीथिंग के लिए और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, साथ साथ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये सभी का यहाँ पर सेंटर पाया जाता है। तो इसके लिए सही आंसर होगा थर्ड, उपरोक्त सभी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो स्वान सेल्स इज एब्सेंट इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एस्ट्रोसाइट्स, बोथ 2 and 3। स्वान सेल्स किसमें अनुपस्थित होती हैं? माइलिन युक्त न्यूरॉन्स में, बिना माइलिन वाले न्यूरॉन्स में, एस्ट्रोसाइट में, 2 और 3 दोनों। जल्दी से बताएं, आंसर करें भाई, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें इसका। स्वान सेल्स आपको बताया गया था कि जो एग्जाम्स होता है, इस एग्जाम्स पर नोड ऑफ रेनवियर थे। यहाँ पर इस प्रकार से ऐसी स्वान सेल्स पाई जाती हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आएगा बेटा एस्ट्रोसाइट सेल्स। क्यों आएगा? एस्ट्रोसाइट सेल्स का कारण यह है कि एस्ट्रोसाइट सेल्स जो होती हैं ये अलग प्रकार की सेल्स होती है तो ये भी न्यूरॉन सेल्स, लेकिन इन नर्व सेल को सपोर्ट करने वाली हाउस कीपिंग सेल्स होती है, उसका एक प्रकार है। जैसे स्वान सेल्स भी हाउस कीपिंग गैलियल सेल्स, जो गैलियल सेल्स होती है उन गैलियल सेल्स का एक प्रकार होता है एस्ट्रोसाइट। तो इस पर स्वान सेल्स नहीं पाई जाती क्योंकि स्वान सेल अपने आप में एक अलग सेल है और एस्ट्रोसाइट अपने आप में एक अलग सेल्स होती है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 की अगर बात करूं, बहुत ही इजी सवाल है कि मल्टीपोलर एंड बाइपोलर न्यूरॉन्स डिफर इन नंबर ऑफ साइटॉन्स, प्रेजेंस और absence ऑफ निसिल्स ग्रेन्यूल्स, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स, बोथ 1 and 3। अभी भी हम लोगों ने बात की थी, एक बार फिर से मैं आपको बना के दिखा देता हूं, शायद आपको अंदाजा हो जाए कि जैसे ये एक साइटॉन है और साइटॉन से एक तो ये एक्सॉन्स निकला और एक तरफ ये डेंड्रॉन्स निकलता है ऐसे। इस न्यूरॉन्स को हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। और अगर यही न्यूरॉन्स ऐसे बनी हो, अगर ये न्यूरॉन्स इस प्रकार से ऐसे बनी है, इस तरीके से मैनी डेंड्राइट, सिंगल एक्सॉन्स ऐसे बनी है, तो ये है हमारी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स और ये है हमारी बाइपोलर न्यूरॉन्स।
दोनों में अंतर बताना। अब तो आंसर कर दो यार, अब तो आंसर करो ना। क्या आएगा इसका? डेंड्राइट्स की संख्या। क्योंकि देखो नीचे वाले हम क्या देख रहे हैं, डेंड्राइट की संख्या अधिक है, इसीलिए ये मल्टीपोलर हो गई। यहां डेंड्राइट्स एक ही है, एग्जाम तो दोनों में एक है, तो एग्जाम में अंतर नहीं है। अंतर किस में आ रहा? अंतर आ रहा है बेटा किसकी संख्या में? डेंड्राइट्स की संख्या में अंतर आ रहा है। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन सरल नहीं होता। जो आपसे हो जाए वो क्वेश्चन जो है वो सरल होता है, और जो नहीं आपसे होता वो कठिन होता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? सेरिब्रल पेडिकल नामक यानी द वेंट्रल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। चलो अच्छा मैंने बी पढ़ लिया पहले। ए है इसका स्वेलिंग कॉल्ड सेरिब्रल पेडिकल passes through the midbrain. Second, the ventral portion consists of 4 round swellings called corpora quadrigemina. It's form part of hindbrain. All are incorrect. जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा। ट्रू अबाउट मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क के बारे में क्या सही है? देखो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, होता है उसमें, लेकिन कुछ और लिखा हुआ है, इसलिए इसका सेकंड आंसर नहीं होने वाला है। इसका आंसर होगा पहला, इसका आंसर होगा बेटा पहला, चूंकि स्वेलिंग कॉल्ड सेरिब्रल पेडिकल पास थ्रू द मिड ब्रेन। ठीक है, which of the following is true about the मिड ब्रेन। अच्छा ये वाला इसलिए गड़बड़ हुआ चूंकि इसने कह दिया वेंट्रल पोर्शन। जी सर, चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। Which of the following is not reflex action? Salivation, sweating, withdrawal of head when pinched, none of these। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स क्रिया नहीं है? लार का आना, पसीना आना, चुटकी काटने पर हाथ खींच लेना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है? रिफ्लेक्स एक्शन उसे कहते हैं जैसे किसी को पिन चुभ हो जाए तो पीछे हाथ खींचता है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्रिया पर प्रतिक्रिया होना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। अब जैसे भोजन देखा तो लार आई, पहले लार नहीं आ रही थी, रिफ्लेक्स एक्शन है। गर्मी लगी तो पसीना आया, डर लगा तो पसीना आया, रिफ्लेक्स एक्शन है। अरे भाई बॉल मारी दीवार पर तब वापस आई, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। चुटकी काटने पर हाथ खींच लेना, पहले चुटकी काटी गई फिर हाथ पीछे आया, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है ना। पूछ क्या रहा था? नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा नहीं है। तो सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन है। आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन इनमें से है। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, गैंग्लियन विद नर्व्स, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। हाइड्रा एक सीलन का प्राणी है, फाइलम सीलन ओरिफेरा के बाद आता है। तो आपको यहां पर बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखो हाइड्रा की अगर बात करें तो इसमें टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और ब्रेन क्या है? सिस्टम का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब सीलन डेटा में है ही नहीं तो होगा कहां से? तो मस्तिष्क नहीं हो सकता। इसका अगर आप इसको देखेंगे हाइड्रा को, तो हाइड्रा इस तरीके से ये हाइपोस्टोम और नीचे की तरफ ये ऐसे बना होता है।
इसकी पूरी बॉडी में तंत्रिका कोशिकाओं का इस प्रकार से ऐसे जाल होता है, ऐसे। ये क्वेश्चन मैं शायद पहले भी करा चुका हूं। तो यहां पर क्या होगा, नेटवर्क ऑफ नर्व, इसका राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सेल्स लोकेटेड इन रेटिना आर फोटोरिसेप्टर सेल्स, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स, ऑल ऑफ दीज। एनसीईआरटी की लाइन है, आपको बिल्कुल भी आंसर देना चाहिए। अगर आंसर नहीं दे रहे हो तो आप चीटर हैं। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? फोटोरिसेप्टर सेल्स पाई जाती हैं, या बाइपोलर सेल्स पाई जाती हैं, गैंग्लियनिक सेल्स पाई जाती हैं, उपरोक्त सभी पाई जाती हैं। ये बात आपको बताई भी गई थी। और जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, इसका सही आंसर आएगा सभी। क्योंकि देखो फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होंगी तो आंख देख नहीं पाएगी, आंख इसीलिए प्रकाश में देखती है, रॉड एंड कोन सेल्स होती है। दूसरा बाइपोलर न्यूरॉन्स, ये मैंने लिखा है। और गैंग्लियनिक बाइपोलर गैंग्लियंस बोलते हैं। गैंग्लियन का मतलब होता है, गैंग्लिया शब्द जो है ना, ये न्यूरॉन्स के समूह को बोलते हैं। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड गैंग्लिया। तो बहुत सारी बाइपोलर सेल्स होती है तो गैंग्लिया तो होंगी ही। ठीक है, एक बात यहां पे लिख देता हूं मैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बराबर गैंग्लिया, इस तरीके से। क्लियर हो गई सारी बात? चलिए अब हम लोग बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 10 की। माइलिन शीथ इज प्रेजेंट इन, माइलिन शीथ किसमें पाई जाती? डेंड्राइट्स में पाई जाती, साइटोन में पाई जाती, नोड ऑफ रेनवियर में पाई जाती, इनमें से किसी में नहीं पाई जाती। बहुत इजी सवाल है, थोड़ी देर पहले अभी इसकी चर्चा भी हुई थी माइलिन शीथ पर, एक प्रीवियस में भी क्वेश्चन ऐसे आ चुका है। जल्दी से जवाब दीजिए बेटा, बेटा जल्दी से जवाब दीजिए। देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे ये कोई न्यूरॉन है, इस तरीके से ये कोई न्यूरॉन है, ऐसे इस तरीके से एक न्यूरॉन के बारे में बात की जाए तो ये ऐसे न्यूरॉन है, ऐसे। और इस न्यूरॉन पर इस तरीके से ये लिपिड से बनी हुई माइलिन शीथ पाई जाती है, ऐसे, जो कि स्वान सेल्स के द्वारा सीक्रेट होती है, ऐसे। अब देखो अपन बात करेंगे डेंड्राइट्स पे नहीं है तो पहला वाला गड़बड़ हो गया। साइटोन इसको बोलते हैं, डेंड्राइट्स पे है नहीं है, यहां भी नहीं है यहां नहीं है, साइटोन पे भी नहीं है। नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है? इसके बीच का गैप होता है, इससे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं इसको। तो इसका सही आंसर क्या है? कहां पे पाई जा रही? माइलिन शीथ पाई जाती है एक्सॉन्स पे। तो सही आंसर तो इसमें कोई लग ही नहीं रहा मेरे को। इसका सही क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्लियर हो गई बात कि इनमें से नहीं। अगर पूछा जाता माइलिन शीथ किसमें पाई जाती है तो इसका आंसर क्या आएगा? माइलिन शीथ प्रेजेंट इन एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स हमारा आंसर ही नहीं, तो इनमें से किसी में नहीं पाई जाती है। डेंड्राइट्स में भी नहीं है, आप देखो डेंड्राइट्स में है नहीं है, साइटोन में है नहीं है, ये साइटोन है ना, साइटोन में कहाँ पाई जाती? नहीं पाई जाती। डेंड्रॉन ये है, डेंड्रॉन में कहीं दिख रही? आज तक सुना कभी? तो यहाँ भी नहीं पाई जा रही। नाइट्रोडेंड्रॉन में पाई जा रही, न साइटोन में पाई जा रही, पाई कहाँ जा रही है? एक्सॉन्स में। ऑप्शन में एक्सॉन है नहीं है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो क्वेश्चन करते समय दिमाग जो हमारा होता है ना वो मल्टी माइंडेड हो जाता है, और इसीलिए जितने सारे एमसीक्यू करोगे उतना दिमाग को प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी पढ़ें, फिर हमारे दिमाग में उसका आंसर स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ, या आंसर कब स्ट्राइक होगा? तो पहले सोल्यूशन स्ट्राइक करता है। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। Which of the following are due to reflex action? निम्न में कौन सा रिफ्लेक्स क्रिया के कारण होता है? वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ऑल ऑफ दिस, उल्टी, छींक, खांसी या सभी?
अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम कोई गंदी चीज देख लेते हैं, कोई एक्सीडेंट देख लें, अचानक से खून देख लेते हैं, तो हमें अपने आप उल्टी आने लगती है। देखा होगा आपने भी, कोई एक्सीडेंट अचानक से कोई देख लेता है तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन, पहले तो नहीं आ रही थी उल्टी, कब आई? जब उसे कोई चीज देख ली। इसका मतलब उल्टी होना रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरा, छींक, नाक में लकड़ी करो, छींक आती है, तो पहले तुमने एक्शन किया, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में छींक आई, इसका मतलब ये भी है। और अगर बात करें खांसी की, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है, जब गले में खुजली हुई तो खांसी आई, इसका मतलब क्या हुआ? सारे के सारे इसमें से रिफ्लेक्स, निम्न में से कौन सा रिफ्लेक्स क्रिया के कारण होता है? तो सभी होते हैं। आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 4। चलिए बात करें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि व्हाइट मैटर इज इन ब्रेन एंड इन स्पाइनल कॉर्ड। व्हाइट मैटर मस्तिष्क में और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। आउटसाइड, इनसाइड, पहला ऑप्शन है आउटसाइड, बाहर, और अंदर के मतलब वो कह रहा है कि व्हाइट मैटर इज आउटसाइड इन ब्रेन, नहीं होता, अंदर की तरफ होता है। तो पहले तो ऑप्शन यही देख लो, व्हाइट मैटर जो होता है वो ब्रेन में इनसाइड होता है, और जस्ट इसका उल्टा स्पाइनल कॉर्ड में ये बाहर की साइड होता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बी। तो व्हाइट मैटर इज इनसाइड इन ब्रेन एंड आउटसाइड इन स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इनमें से असत्य कथन को चुनें। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस विच कॉम्प्लीमेंट बॉडी फंक्शन। समन्वय वो प्रक्रिया जो शरीर क्रियाओं को पूरक बनाती है। न्यूरल सिस्टम गिव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। न्यूरल तंत्र बिंदु से बिंदु संपर्क प्रदान करता है। नन ऑफ दिस ऑल आर इनकरेक्ट, सभी गलत हैं और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करें बेटा। इनकरेक्ट, तो ये ऊपर वाली बातें मेरे को दोनों सही लग रही कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस विच कॉम्प्लीमेंट्स बॉडी फंक्शन, सभी क्रियाओं को समन्वित करता है कोऑर्डिनेशन के द्वारा शरीर। और ये लाइन तो एनसीईआरटी की कि न्यूरल सिस्टम गिव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो माय डियर इसमें गलत कुछ नहीं लग रहा, इसका सही आंसर आएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो आफ्टर केमिकल साइनेप्स द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड इन। रासायनिक साइनेप्स के बाद विकसित होने वाली नई विभव अवस्था ऑलवेज एक्साइटेटरी, हमेशा उत्तेजक होती है। ऑलवेज इनहिबिटरी, हमेशा अवरोधक होती है। मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, उत्तेजक भी हो सकती है और अवरोधक भी हो सकती है। और नन इज करेक्ट, इनमें से कोई सही नहीं है। जल्दी से बताइए। देखो तंत्रिका तंत्र को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हमने ये बोला है कि खड़े हो जाओ या हमने बोला बैठ जाओ। वो दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को हमेशा करता है। तो एक साइनेप्टिक नोड से जब एसाइटिलकोलिन भी जा सकता है, दूसरी तरफ गाबा भी जा सकता है। गाबा क्या था? इनहिबिटरी था, और एसाइटिलकोलिन क्या था? एक्साइटेटरी था। तो ये इस बात पर रिएक्शन नहीं निर्भर कर रही कि केवल यही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों जा सकते हैं। एक्साइटेटरी भी जा सकता है और इनहिबिटरी भी जा सकता है। तो आंसर अब आपके सामने है। मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी जो रसायन के रूप में हमारी संवेदना है वो उत्तेजक भी हो सकती है या किसी काम को रोकने वाली भी हो सकती है। दोनों क्रियाएं होती है ना मस्तिष्क द्वारा, किसी चीज को करना भी है या नहीं भी करना है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा सी। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं आज। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की।
बाइपोलर एक्सॉन्स आर फाउंड इन, बहुत ही सरल सवाल, रेटिना ऑफ आई, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मेसेनसेफ्लॉन या एम्ब्रियोनिक स्टेज। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत सरल सवाल, समय बर्बाद मत करो। ये बताया गया था कि मल्टीपोलर न्यूरॉन से ब्रेन बनती है और रेटिना में पाई जाती है बाइपोलर न्यूरॉन्स, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मोनोपोलर न्यूरॉन्स या अपोलर न्यूरॉन्स पाई जाती है। तो सही आंसर इसका आएगा ए। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुने। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन उत्तेज्य कोशिकाएं हैं। डिफरेंट आयन चैनल्स आर प्रेजेंट, विभिन्न आयन चैनल उपस्थित होते हैं। सी है बोथ करेक्ट बोथ इनकरेक्ट। जल्दी से बोले, जल्दी से बोले बेटा। देखो हमेशा न्यूरॉन में जो स्टिमुली होती है, जो हमारा नर्व कंडक्शन होता है, वो एक्साइटेटरी स्टेज है अपने आप में। और दूसरी चीज थी कि डिफरेंट आयन चैनल्स आर प्रेजेंट, सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल्स, लीच चैनल्स और तमाम सारे मैंने चैनल्स आपको बताए थे। तो इसका मतलब दोनों बातें सही हैं। हमेशा किसी भी न्यूरॉन्स में अगर बात करें हम, तो न्यूरॉन हमेशा एक्साइटेबल स्टेज में रहती, और दूसरा इनमें डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स पाए जाते हैं। आयन चैनल्स नहीं होंगे तो इनकी पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगी। तो बात करें सही आंसर की, तो सही आंसर है कि दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के सही है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल इज, सूचना प्रसंस्करण और नियंत्रण का स्थान है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस एंड मस्तिष्क का मेरुरज्ज। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनोमस सिस्टम, मस्तिष्क व मेरुरज्ज, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस, आर करेक्ट। जल्दी से बोले। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है, उसके आगे उसने लिखा है कि ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। इस कल की क्लास का मेरा पहला सेंटेंस यही था। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं दो, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। पहला होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। सो आगे जाने नहीं बेटा, इसका पहले ही आंसर सही हो जाएगा, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। अगर 18 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर ध्यान दें आप, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना आर प्रेजेंट ऑन पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना मिड ब्रेन के किस भाग पर होता है? एंटीरियर पार्ट पर, डॉर्सल पार्ट पर, वेंट्रल पार्ट पर और लेटरल पार्ट पर। जल्दी से बताइए। देखो अभी ये क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा था वहां पर वेंट्रल लिखा हुआ वो गलत है, बताया था कि नहीं बताया था? तो किस पार्ट पर होता है बेटा? हमेशा कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी। मैंने कहा ना कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चन और लाइन टू लाइन मटेरियल इस बार का जो बैच बना है उसके लिए दिया जा रहा है। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। एवरीबॉडी नो दैट कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना मध्य मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग पर स्थित होता है। किस भाग पर? पृष्ठीय भाग पर स्थित होता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही मजेदार है, शायद ये मेरे को लग रहा है नर्व कंडक्शन से है कि डीपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू। किसी भी न्यूरॉन्स का डीपोलराइजेशन किसके कारण होता है? रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन का तेज प्रवेश, रैपिड इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन का तेज बाहर निकास, स्लो इनफ्लक्स ऑफ धीमा प्रवेश सोडियम आयन का, या स्लो इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन का धीरे से निकास। जल्दी से बताएं इसका आंसर। देखो आपको एक चीज बताई गई थी
कि ऐसे बताया गया था कि यहाँ पर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। क्या रीजन था, आपको बताया थी मैंने सारी बात। फिर एक पोटेशियम सोडियम पंप चलता है, एक एटीपी के द्वारा 3 Na आयन बाहर की तरफ भेजे जाते हैं और इसके बदले 2 सोडियम आयन पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आते हैं। तो बाहर की सांद्रता अधिक होती, जैसे ही कोई इम्पल्स अंदर आता है तो ये सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है और इसके बंद होते ही यहाँ पर सोडियम चैनल के जो सोडियम आयन चैनल थे वो खुल जाते हैं और तेजी के साथ अंदर सोडियम आयन आना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। याद आया कुछ आपको? नर कंडक्शन बताया था मैंने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि रैपिड इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। जब तेजी के साथ सोडियम आयन अंदर आते हैं, क्यों? चूंकि सोडियम चैनल अचानक से खुल जाते हैं, तो बाहर इनकी ज्यादा मात्रा में सांद्रता होती, तो सारे के सारे सोडियम आयन बेटा क्या होता है, अंदर भड़बड़ाते हुए अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बंद नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तुम ये सोच रहे हो कि 20 क्वेश्चन के बाद बंद हो जाएगा। अब हमने 20 क्वेश्चन वाला सीन बंद कर दिया। हाँ, तो बिल्कुल भी ये मत सोच लो कि बस अब आखिरी वाला बचा है, ऐसा कुछ नहीं। चलने दो, जब हम बताएंगे तो अपने आप हम कह देंगे कि बंद। चलिए बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 20। एक बात और देखो, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कई बच्चे जो है अपनी पढ़ाई करते हैं अपनी कोचिंग या स्कूल के हिसाब से कि इसका माइनर है, उसका माइनर है, हमें चैप्टर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। बेटा ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर पाते। आपको तैयारी, अगर आप टारगेट के बच्चे हैं तो पूरे फुल सिलेबस की करनी पड़ेगी, और अगर आप 11th या 12th के बच्चे हैं तो भी आपको फुल सिलेबस की तैयारी करनी पड़ेगी। माइनर में तो हम कोई भी चैप्टर लगा देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक चैप्टर का टेस्ट नहीं देना है, हमें पूरी किताब तैयार करनी। हमें आज की तैयारी नहीं करनी, हमें नीट के दिन की तैयारी करनी। उस दिन मुझे सारी किताब आनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आने चाहिए। चलिए बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, सेक्सुअल बिहेवियर, यौन व्यवहार, सेंसरी मोटर सिग्नलिंग, संवेदी तथा मोटर संकेत, मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का मुख्य भाग। नियंत्रण पूछ रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या नियंत्रित करता है? देखो, अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात की जाए, वैसे तो आंसर में एनसीईआरटी की लाइन ही लिखी हुई है। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देखो तो उस पर सेंसरी पार्ट भी था, मोटर पार्ट भी था, एसोसिएशन पार्ट था। 3 पार्ट थे कि नहीं पार्ट थे? तो जब 3 पार्ट थे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है यार कि सेंसरी और मोटर सिग्नल जितने भी होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ऊपर का बहुत ही कुंडलित ग्रे कलर का पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है, द मोस्ट एबिडेंट इंटरसेलुलर कंटेन ई, सबसे अधिक पाया जाने वाला कोशिका अंतरस्थ घन आयन है। कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा कौन से पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं? जल्दी से बोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन। यार इसका तो आंसर बता ही दो जल्दी से। बहुत ही सरल सवाल है और मैं हट इसलिए जाता हूं कि आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जल्दी से बताओ और सभी लोग आंसर करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूरॉन्स पढ़ाया था, तो आपको मैंने क्या कहा था कि बाहर की तरफ हमेशा सोडियम आयन होते हैं, बाहर की तरफ हमेशा सोडियम आयन होते हैं, और अंदर की तरफ हमेशा क्या होते हैं? पोटेशियम आयन होते हैं। अंदर की तरफ हमेशा पोटेशियम आयन होते हैं। बेटा मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ बॉडी, शरीर की, केवल तंत्रिका कोशिकाओं की बात नहीं होगी, शरीर की ज्यादातर कोशिकाओं का जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, उन सभी में हमेशा पोटेशियम आयन की मात्रा अंदर की तरफ ज्यादा होती है।
और पोटेशियम आयन धनात्मक है। केवल इसी की बात नहीं कर रहे हैं, पोटेशियम आयन हमेशा केवल न्यूरॉन्स में नहीं, अन्य कोशिकाओं में भी ये वाली हमेशा अंदर होते हैं और ये ज्यादा बाहर की तरफ होते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। वाह, ये तो बाहुबली टाइप का क्वेश्चन लग रहा भाई। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। बाहुबली सवाल है। आज आप देखिए मैंने स्टेटमेंट और सारे टाइप के क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। एसर्शन रीजन है, मजा आएगा। चलिए एसर्शन कह रहा है इन डिपोलराइजेशन प्रोसेस द आउटर साइड ऑफ द फाइबर बिकम पॉजिटिव एंड द इनर साइड बिकम नेगेटिव। डिपोलराइजेशन प्रक्रिया में तंतु की बाहरी सतह धनात्मक और अंदरूनी सतह ऋणात्मक होती है। रीजन देखो, एक बात समझो यार, आपको क्या बताया गया था? आपको बेटा बताया गया था कि जैसे ये कोई न्यूरॉन्स है, ये कोई न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन में बाहर डिपोलराइजेशन प्रक्रिया में तंतु की बाहरी सतह धनात्मक और अंदरूनी सतह ऋणात्मक हो जाती है। देखो ऊपर वाली बात तो बिल्कुल गलत है। डिपोलराइजेशन प्रक्रिया में तंतु की बाहरी सतह धनात्मक नहीं, पोलराइजेशन में बाहर की तरफ धनात्मक होती है। याद करो, तो यही गलत हो गया, आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं। नीचे वाले में आओ। डिपोलराइजेशन के दौरान झिल्ली की सोडियम आयनों के लिए पारगम्यता बढ़ जाती है, जिससे सोडियम आयन अंदर आता है और पोटेशियम आयन बाहर जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोडियम आयन अंदर ऐसे थोड़ी आ जाएगा। डिपोलराइजेशन के दौरान झिल्ली की सोडियम आयनों के लिए पारगम्यता तब बढ़ती है जब सोडियम चैनल खुलते हैं, जिसके कारण सोडियम आयन तेजी से अंदर आते हैं और पोटेशियम आयन बाहर की ओर जाते हैं। तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, ऊपर वाला ये तो गलत हो गया। बोथ करेक्ट बट रीजन इज नॉट, गड़बड़ है। ये उल्टा लिखा हुआ है। असर्शन इनकरेक्ट होगा, रीजन करेक्ट होगा, ये समझ लीजिए आप। तो इसमें अभी तो कोई आंसर है नहीं, समझ गए बात को? इसमें क्या होना चाहिए था मेरे हिसाब से कि असर्शन इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा और इसको यहां पर लिखना पड़ेगा करेक्ट। अब ये सी आंसर इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 की। Which region of the brain is incorrectly paired with function? मस्तिष्क के किस भाग का कार्य गलत जोड़ा गया है? अच्छा, कौन क्या नहीं करता, ये वाली बात है। मेडुला ऑब्लंगाटा होमियोस्टेसिस कंट्रोल, सेरिबेलम लैंग्वेज कंप्रेजेंस और कार्पस कैलोसम कम्युनिकेशन बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम कैलकुलेशन। जल्दी बताओ कौन सा भाग किसका नहीं है, मतलब कौन सा कार्य इसका नहीं है? सेरिबेलम, सेरिबेलम बैलेंस करता है, लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं। वोकल सेंटर जो होता है वो आपका स्थित होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर। तो मामला बी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। स्टेटमेंट फिर से आ चुका है आपके सामने, यहां पर स्टेटमेंट फिर से आ चुका है। तो अगर बात करें स्टेटमेंट की, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। न्यूरल सिस्टम गिव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। तंत्र तेज समन्वय के लिए बिंदु से बिंदु संबंध प्रदान करता है। दूसरा, अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समाकलन प्रदान करता है। दोनों में से कौन से सही है, गलत है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोथ आर करेक्ट। कितनी बार आपको बात बताई गई
कि नर्वस सिस्टम हमेशा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है, जबकि केमिकल्स के द्वारा, इसीलिए उसका नाम क्या था, केमिकल कोऑर्डिनेशन। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर आज के 25 की। एक बार फिर से स्टेटमेंट देखो, नीट का पेपर अगर आप 2025 का उठा के देखेंगे तो बहुत सारा कमाल दिखाई देगा उसमें। स्टेटमेंट आए थे, मैचिंग आई थी, बिना मैचिंग वाले आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन। स्टेटमेंट ए एंड बी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय कार्पस कैलोसम, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला पॉन्स एंड सेरिबेलम। जल्दी बताइए, जल्दी, कल ही पढ़ाया मेरे बेटा, मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर नीचे की तरफ एक न्यूरल पट्टिका के द्वारा, ऐसे हाथ करके भी बताया था, न्यूरल पट्टिका के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। याद आया? तो पहला वाला सही है। अब अगर हम बात करें कि ब्रेन स्टेम में मेडुला पॉन्स और सेरिब्रेलम शामिल होते हैं, ये बात कैसी है? गलत है। अब ब्रेन स्टेम में कौन कौन आता है भाई, चेक करो कल की क्लास, पता चल जाएगा। अभी तो हम केवल यही कह रहे हैं कि क्या इसके लिए क्या कि पहला वाला सही है और दूसरा वाला बेटा पूरी तरह से गलत है, 100%। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप विनिमय यानी थर्मो रेगुलेशन के लिए उत्तरदायी है? जल्दी से बोलो। कल ये लिखाए थे मैंने, कल ये लिखाए थे, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कार्पस कैलोसम, मेडुला ऑब्लंगेटा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Which part of brain is related to the thermoregulation of the body? जल्दी बोलो। कुछ याद आया? हमको याद है, हाइपोथैलेमस। कॉपी देखिए अगर कल नोट्स बनाए, हमने कहता हूं इसीलिए नोट्स बना के भेजो, लेकिन नहीं सुनना ही नहीं, इधर से कान से इधर से निकाल देते, है ना। केवल 2 से 1% स्टूडेंट ही टीचर्स की बात मानता है, और इसीलिए सिलेक्शन कितना होता है, 24 लाख बच्चों में 1 लाख बच्चा डॉक्टर लिख पाता है आगे, क्योंकि बाकी बच्चे स्वयं के गुरु हैं, और स्वयं के गुरु समझदार हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात की जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज negatively charged, this is due to differential distribution of ions। विश्रामा झिल्ली यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर विभव अंतर नकारात्मक होता है, ये आयनों के असमान वितरण के कारण होता है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन के कारण, कार्बोनिक आयन और क्लोराइड आयनों के कारण, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के कारण, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन के कारण। पूरे आज के टेस्ट में इससे सरल सवाल कोई नहीं था। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। रेस्टिंग पोटेंशियल इज ड्यू टू द सोडियम एंड पोटेशियम। चूंकि कभी भी तंत्रिका कोशिकाओं में सोडियम पोटेशियम के अलावा किसी और की बात नहीं की गई। यहाँ पे लिखा कार्बोनेट आयन, कहीं कैल्शियम आयन, कहीं मैग्नीशियम आयन, कहीं क्लोराइड आयन, से कोई लेना देना नहीं है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 28 की। फिर से एक बार हमारे सामने एसर्शन रीजन है। AR खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, बस किताब पढ़ो इसके लिए। एसाइटिल्कोलिन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अक्रॉस साइनेप्स। एसाइटिल्कोलिन सिनेप्स के पार तंत्रिका भेजता है। रीजन एसाइटिल्कोलिन इज सीक्रेटेड बाय एडर्नेर्जिक न्यूरॉन्स। एडर्नेर्जिक न्यूरॉन्स के द्वारा स्रावित होता है। बोथ आर करेक्ट और इनकरेक्ट। जल्दी से बताएं आंसर। देखो पहली वाली बात बिल्कुल सही लग रही है। क्या लग रहा है सही? कि एसाइटिल्कोलिन ट्रांसमिट, एसाइटिल्कोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेटेड बाय द वेसिकल्स ऑफ द साइनेप्टिक नोड। बोलो है कि नहीं, है ना? हाँ, तो पहले वाली बात तो सही होगी। ये जो दूसरी वाली बात लिखी है उसमें भी क्या गड़बड़ है, ये जो लिखा हुआ है ये गड़बड़ लिखा हुआ है। तो ए करेक्ट, सी आर क्या इसका रीजन इनकरेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। रुकेगी नहीं गाड़ी, धड़ाधड़ चली जा रही स्टेशन छोड़ते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट न्यूरोट्रांसमीटर, निम्न में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता है? कार्टिसोन, एसाइटिल्कोलिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन।
बेटा कार्टिसोन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? चूंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपको पढ़ाए थे, एक बार जरूर पढ़ना पलटिएगा, चाहे बुक का पलट लेना, बुक में भी है या आपने जो क्लास देखी थी उसमें भी है। तो चलिए बात करें 30 क्वेश्चन नंबर की। 30 और 31 दोनों एक साथ देख सकते हो। पहले 30 की बात करो। द ब्रेन आर एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस इज, यानी भावनात्मक संदेश जो होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो मस्तिष्क के किस भाग से रिलेट किए जाते हैं? आई लव यू, आई हेट यू, मैं बड़ा प्यार करता हूं, फलाने, दया, क्रोध, ये सब कहां से आते हैं? जो इमोशंस होते हैं, ये भावनात्मक जितनी भी बातें होती हैं, मस्तिष्क के किस भाग से रिलेट किया जाता है? आपको सबसे लास्ट में बताया गया था बेटा लिम्बिक सिस्टम। याद आया? याद आया के द्वारा ये क्या किए जाते हैं? इमोशंस। ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस पर भी इसके केंद्र है, लेकिन जब आप पूरा मिलाकर इसको देखोगे तो अरे कहाँ लगा दिया यार, ये लगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 की अगर बात करो तो ताप नियंत्रण भूख भावना किसमें नियंत्रित होती है? कौन रेगुलेट करता है कि हमें भूख लगी है, हमारे शरीर का बुखार आ गया है, जूड़ी हो गया है, ठंडा हो गया है ना? इसका भी केंद्र है मस्तिष्क में। याद करो, हाइपोथैलेमस पर इन दोनों चीजों के लिए केंद्र पाया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या बात है आज, बहुत सारे स्टेटमेंट है भाई। स्टेटमेंट ए कह रहा गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज साइनेप्टिक क्लैम्प। सही बोल रहा है। साइनेप्स फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। मुझे तो ये भी सही लग रहा है भाई, तुम बताओ पहले, फिर हम बताएं क्या सही गलत है। जल्दी से बोलो। दो न्यूरॉन्स के बीच जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अरे भाई मैंने तो पहले ही कहा ना कि मेरे हिसाब से दोनों सही है, अगर आपको कुछ और लग रहा है तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 32 का बोथ आर करेक्ट। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। तो 33 की अगर बात की जाए, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट पोलराइज एक्सोनल मेम्ब्रेन्स, ध्रुवीकृत अक्ष तंतु झिल्ली के बारे में सही कथन चुने। आउटर सरफेस इज पॉजिटिव, impermeable to negative proteins, inner surface is negative, more permeable to potassium than the sodium ion options आपके सामने। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आउटर सरफेस इज पॉजिटिव, सही लग रहा है। impermeable to negative सब प्रोटीन्स, ये भी सही लग रहा है। इनर सरफेस इज नेगेटिव, ये भी सही लग रहा है। मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन देन सोडियम आयन, ये गड़बड़ लग रहा है। इसका सही आंसर क्या है बेटा? इसका सही आंसर आएगा बी, यानी ए और बी और सी ये ट्रू स्टेटमेंट है अबाउट द पोलराइज्ड एक्सोनल मेम्ब्रेन्स। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब यार मैं बहुत थक गया हूं, क्या करें, बंद किया जाए? चलो इसके आगे आपको और क्वेश्चन अगर नर्वस सिस्टम में करना है तो अब आप हमको क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी नोट करो कि सर अब अगला चैप्टर स्टार्ट करें या सर अभी इसमें और क्वेश्चन करें। वैसे मेरा मानना, तो फिर से मैं अपना स्लोगन सुनाता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करें कि आप अगले चैप्टर की बात करेंगे या अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, है ना? तो बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। गुड नाइट बच्चों।